हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को। सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे। जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों, उम्मीद करते होंगे आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे, क्योंकि इस बार तो 90 पार करना ही है। तो बच्चों, आप लोग के लिए वॉइस जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको आज ये वॉइस समझना है। ये पेज में लिखा हुआ आप देख रहे हैं बच्चों, ये पेज में लिखा हुआ एक बिखरी हुई चीज़ मत समझना। ये जो है कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं आपको आज वॉइस से आप लोग को डर और भय मिटाने के लिए आया हूँ। और देखिए कैसे डर और भय मिटता है। तो वॉइस वाच्य होता है बच्चों, और वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इट टेल्स अस आइदर सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। ये बातें तो पढ़ दिए हम, बट आपको मैं समझाऊंगा पहले कि वॉइस वर्ब का ही एक रूप है। यदि आप वर्ब को कन्वर्ट करने नहीं जानते हैं, वर्ब का पांचों रूप नहीं जानते हैं, तो आप वॉइस समझने वाले नहीं हैं। तो इस वीडियो को पहले देखने से पहले आप पांचों फॉर्म वर्ब का जान लीजिए, तभी आपको मजा आएगा। तो ये वॉइस क्या होता है? एक वर्ब का रूप होता है जो यह बताने की कोशिश करता है हमें कि किसी वाक्य में या तो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है और या तो क्या सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य हो रहा है। तो सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट कार्य करेगा किसी वाक्य में तो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे बच्चों, और यदि सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य होगा तो उसे क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है, आप देखते तो रहिए क्या क्या मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों एक्टिव वॉइस समझते हैं। एक्टिव का मतलब होता है चंचल बच्चों। जो चंचल होता है वो अपना काम खुद करता है। तो कहने का मतलब जिस वाक्य में सब्जेक्ट खुद से काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वह पढ़ता है तो वह पढ़ने का काम खुद से करता है, इसलिए इस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे, होना समझेंगे कि यह वाक्य क्या है? एक्टिव वॉइस का वाक्य है। एक बात और समझिए बच्चों कि आप जितना भी टेंस पढ़े हैं और टेंस के स्ट्रक्चर पढ़े हैं और सेंटेंस पढ़े हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं, उनका पैसिव बनाया जाता है। आप लोग को लगेगा कि वो सारा टेंस जो पढ़े हम वो एक्टिव वॉइस में कैसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस पढ़े, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पढ़ रहा है। तो वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, तो स्वयं ही काम कर रहा है ना बच्चों। उसमें जितना भी टेंस में स्ट्रक्चर पढ़े हैं आप, उसमें सब्जेक्ट खुद से काम करता है बच्चों। इसलिए टेंस के स्ट्रक्चर और सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही होते हैं, उसका हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो बच्चों समझते हैं कि कौन सा पैसिव होगा, कौन सा एक्टिव। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट बच्चों लिविंग थिंग्स हो तो लिविंग थिंग्स तो खुद से कार्य कर लेगा अपना, तो वह प्रायः क्या होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। बट सब्जेक्ट यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट सेंटेंस का नॉन लिविंग थिंग्स हो तो वह ऑलवेज क्या हो जाएगा? पैसिव। वह कभी भी अपने से काम नहीं कर पाएगा। अब बोलेगा कलम चलता है, अरे कलम नहीं चलता है, कलम को चलाया जाता है तब चलता है। अब यदि कहीं बोलेंगे कहीं जो है कि क्या रोड का रिपेयरिंग हो रहा है तो बोलेगा रोड बन रहा है, नहीं, ये गलत वाक्य है। रोड को बनाया जा रहा है, रोड अपने से नहीं बनता है। बोले खाना बन रहा, नहीं, खाना बनाया जा रहा है, खाना अपने से नहीं बनता है। तो जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने से कभी कोई भी काम को डन नहीं कर सकता है, उससे करवाया जाता है। तो जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स का जो है कि सेंटेंस होगा वो क्या होगा? पैसिव में। बट लिविंग थिंग्स का पैसिव, लिविंग थिंग्स यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो उसको पैसिव और एक्टिव दोनों में रख सकते हैं। प्रायः एक्टिव में होता है, ये तो बात मानो। प्रायः क्यों लगा दिए बच्चों? प्रायः का मतलब हमेशा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? तो उम्मीद करते होंगे ये बातें समझ चुके होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आपकी काम की चीज़ों के लिए हम कुछ व्यवस्था किए हुए हैं।
जो भी एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जितना भी टेंस होता है सभी का ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या ऑब्जेक्ट। और उसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है अफेक्टेड, और वर्ब तो एनी टेंस किसी भी टेंस के लिए अकॉर्डिंग टू टेंस इस जगह वर्ब यूज कर सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब होता है आलसी, और जो भी बच्चे व्यक्ति आलसी होते हैं वो अपना काम खुद से नहीं करते हैं, उससे काम करवाया जाता है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट पर ही कार्य होता है यानी उसको करवाया जाता है तो पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे राम को पढ़ाया जाता है, राम खुद से नहीं पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है अफेक्टेड हो रहा है, इस पर काम हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, ये है मेरा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आप समझ चुके होंगे ये सारा चीज़। अब पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 ऑलवेज होता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डूअर होता है इसमें, इसलिए बाय का मीनिंग होता है के द्वारा। बाय का मीनिंग क्या होता है बच्चों, के द्वारा। और ये सब्जेक्ट क्या होता है आपका अफेक्टेड होता है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू टेंस, बट ये आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो नीचे जो है कि आपको और बातें लिखा हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बात और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, जितना भी मैन वर्ब देख रहे हैं वो मालिक है, और मालिक छोटा मोटा नहीं है, वो बड़े मालिक है, और हर बड़े मालिक को नौकर की ज़रूरत होती है। इतना बात आप याद रखिएगा इस पॉइंट को कि नौकर को मालिक की ज़रूरत, और यदि नौकर होगा तो उसे मालिक की ज़रूरत होगी, और मालिक को नौकर की ज़रूरत। ये दो बातें यदि आपको मालूम होगी रहेगी तो आप वॉइस आपको कभी भारी नहीं लगेगा, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगेगा ही नहीं। समझ लीजिए। आगे कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उसके बाद धुआं धुआं करके जो है कि सारे टेंस का स्ट्रक्चर हम लिख देंगे। नोट ए, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब के रूप में टू बी वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाता है। टू बी वर्ब क्या होता है भाई, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये टू बी का मतलब होना या बनना, ये आप लोगों में से किसी को मालूम भी होगा। ये टू बी जो है क्या होता है, इसका मीनिंग होना या बनना। इसका V1 होता है एम और आर, इसका V5 होता है इज, इसका V2 होता है वाज वेयर, इसका V3 होता है बीन, इसका V4 क्या होता है बी। हम एक बात बोलेंगे और बच्चों, जिनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वही ना चीज़ बोलेगा। अब मान लीजिए आपको दूध की ज़रूरत है, दूध मिलेगा आपको। बफे सिस्टम जानते हैं, तो बफे सिस्टम में क्या होता है, जितना भी व्यक्ति जाता है वो अपना इच्छानुसार भोजन करता है, जो चाहिए वो अपने से लेकर के खा लेता है। तो उसी तरह ये जो है दिख रहा होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये दोनों क्या है, मेन वर्ब है। ये बीन और बीइंग का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले से होगा। और एम इज आर, वाज वेयर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इज भी हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जब किसी वाक्य में पहले से मेन वर्ब होगा बच्चों। उम्मीद करते होंगे बात को समझ रहे होंगे। तो अब हम पुरानी बातें को याद करते हैं, टेंस वाली याद। क्या V1 और V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं, V2 को पास्ट इंडिफिनिट बच्चों, और V3 को क्या परफेक्ट टेंस में, और ये V4 को कंटिन्यूअस में। तो आपको समझ में आ गया एम इज आर को जो है कि प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। ये वाज वेयर V2 है पास्ट इंडिफिनिट में, और ये बीन क्या है V3 है परफेक्ट में यूज करना पड़ेगा, और बीइंग का किसी का करिए कीजिएगा कंटिन्यूअस में। ये सारा बात आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ ये मेरा बनाया हुआ चीज़ है। बोल देते हैं बच्चों, कोई भी बुक, ऑक्सफोर्ड जो भी बुक है उसको निकाल के देख लीजिए, ये चीज़ें नहीं दी हुई है। हम ये चीज़ें अपने मन से बनाए हैं, वो भी आप लोगों के लिए। आगे देखिए होता क्या है। अब बच्चों आप लोग को लगता होगा कि एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करें तो क्या प्रोसेस होगा उसके लिए। तो देयर आर 5 प्रोसेस टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। यदि किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदल रहे हैं तो उसके लिए 5 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ क्या ऑब्जेक्ट, ऑलवेज V3 इज यूज्ड, बिफोर ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, एंड आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। ये आपको 5 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, टिप्स प्रोसेस ये आपका
कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑलवेज V3 इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट, बाय इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। ये सारा हेल्पिंग वर्ब का यूज और मेन वर्ब का यूज तो हेल्पिंग टेंस के अनुसार ही होगा। और कैसे होगा बताते हैं, बट उसके पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए। कहने का मतलब केस कहता है कि बच्चों प्लेस के अनुसार व्यक्तियों के फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। अब बोलिए, आप दिल्ली में रहिएगा तो आपका रहन सहन गाँव वाला होगा? नहीं होने वाला है, समझ रहे ना। आप भागलपुर में रहिएगा, आपका रहन सहन गाँव वाला रहेगा? नहीं रहेगा। प्लेस चेंज तो फंक्शन चेंज। तो प्लेस क्या देखिए, प्लेस दो ही होता है, एक सब्जेक्ट और क्या ऑब्जेक्ट। अभी दो ही, प्लेस बहुत सारा होता है, अभी दो ही समझना है। यदि कोई आई है और आई सब्जेक्ट के, आई तो ये सारा सब्जेक्ट के रूप में करे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट हो जाता है, और दे का देन, देम हो जाता है। और नाउन में कोई चेंज नहीं होता। कहता है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जानते हैं ना, इससे मिल्क वाइट होता है। इसको कहीं भी ले जाइए जो है कि इसके कलर में चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जो है कि नाउन जो है क्या है, जब नाउन का प्लेस चेंज करते हैं तो इसका फंक्शन चेंज नहीं होता है बच्चों। ये बात समझ चुके होंगे। बट किसी भी एक्टिव को पैसिव में चेंज कीजिएगा तो ये 5 प्रोसेस आपको मालूम होनी चाहिए। अब जाते हैं बारी बारी से सारे टेंस को क्लियर करते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। आपको मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ क्या ऑब्जेक्ट, और ये भी वर्ब जो भी है वो V3 हो जाएगा। उसके बाद बाय का यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पहले ही बता चुके हैं इसके पहले कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्यों देखिए सबसे पहले एक बात तो ये जान लीजिए, ये वर्ब है, मालिक है तो इसे नौकर चाहिए। और नौकर कैसा चाहिए? जैसा मालिक होगा वैसा ना। मालिक खड़ूस है, खड़ूस नौकरो होगा। समझ रहे हैं ना। तो जो है कि क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नौकर दीजिए इसको, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का यूज करेंगे। उम्मीद करते होंगे समझ चुके होंगे। अब एग्जांपल देते हैं आपको। पहला एग्जांपल, आई ईट अ मैंगो। अ मैंगो ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो अ मैंगो इज ईटन बाय मी। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस V4 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। और जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ क्या ऑब्जेक्ट। अब याद हमको करना है कि इसके पहले तो बाय यूज करेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद है इमेजर। अब इसको क्या चाहिए? V4 चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब तो दो ही है, एक बीन है और एक क्या है? बीइंग है। बीन V3 है और बीइंग क्या है? V4 है। तो एमिजार को क्या चाहिए? V4 चाहिए। इसलिए इसके बाद क्या होगा? बीइंग। बहुत लोग आपको ऐसा बताएगा बच्चों कि V4 रहा तो बीइंग नहीं, एम इज आ रहा है, कंटिन्यूअस है तो V4 चाहिए, और ये मैन वर्ब तो V3 में कन्वर्ट हो ही जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, ही इज बीटिंग हर। तो हर का क्या हो जाएगा बच्चों? सी, और इज बीइंग बीटन बाय हिम। अब नेक्स्ट टेंस को हम समझते हैं। क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखना है कि हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही है, हैव हैज। इसको क्या चाहिए? वर्ब। तो वर्ब क्या? वर्ब तो दो ही होता है, बीन और एक क्या? बीइंग। तो इसमें क्या होगा? बीन होगा बच्चों। और ये V3 जो है, ये इसका तो V3 हुई पहले से कन्वर्ट है ऑलरेडी, तो इसमें कन्वर्ट करना होता नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, बीन V3 बाय, और ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो आई हैव डन दिस वर्क, तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। पास्ट टेंस का पहला टेंस पढ़ेंगे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके पहले बाय का यूज करेंगे, जो भी वर्ब होगा V3। बट इसमें मालिक है, नौकर चाहिए, तो पास्ट है, वाज वेयर होगा बच्चों। एग्जाम्पल देख लीजिए, रमेश बाउट अ बुक। तो अ बुक वाज बाउट बाय रमेश। इसके आगे का टेंस देखिए बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब पहले से है, इसको मालिक चाहिए।
तो बीइंग आ जाएगा बच्चों, जैसा कि तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वाज वेयर के बाद बीइंग आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा V3, इसके बाद क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, राधा वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय राधा। ये सारा चीज़ आप समझ चुके होंगे यदि वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो। पास्ट परफेक्ट टेंस बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके पहले बाय लगेगा और V3 तो पहले से है। ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसको मेन वर्ब चाहिए तो बीन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, आई हैड डन दैट वर्क, तो दैट वर्क हैड बीन डन बाय मी हो जाएगा आई का। अब आपको फ्यूचर टेंस देखना है। फ्यूचर में फ्यूचर इंडिफिनिट क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे का एक बात और समझना बच्चों, सेल या विल क्या होता है, मॉडल्स होता है। तो मॉडल्स के बाद, मॉडल्स जो होता है उसके बाद हमेशा V1 यूज किया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो V1 यूज किया जाता है। तो इस जगह बात समझना है हमको कि जो V1 होता है तो उसका V1 जो है कि क्या एमिजार का जो V1 वर्ब के रूप में लिखेंगे तो उसका बी भी होता है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी। एमिजार यूज नहीं करना है, इसके बाद एमिजार यूज नहीं करना है, मैन हेल्पिंग वर्ब करना। इसको ये हेल्पिंग वर्ब खुद है, इसको मैन वर्ब चाहिए। तो इसलिए इस जगह एमिजार का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑप्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, आई शैल सिंग ए सॉन्ग, तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके पहले बाय लगेगा, ये V3 ऑलरेडी है। अब सेल या विल तो हेल्पिंग वर्ब है, इसका मैन ये भी मैं इसको, लेकिन बट हैव को फिर से V3 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, आई शैल हैव डन दिस वर्क, तो दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी। तो आपका ये पूरा टेंस का वॉइस कंप्लीट होता है बच्चों। और आप इसे अंत तक देखें, और अंत तक देखने के बाद यदि आपको बढ़िया से समझ में आए अच्छे से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके कुछ लिख करके भेजें, ताकि हमारे दिल में वो समा जाए और मैं इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूं बच्चों। थैंक यू बच्चों। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आप लोगों से पुनः बात करेंगे अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।